इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर सुस्त रवि का ही शिकार रहेगी। अगले साल तक जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। ग्रोथ रेट जितना होना चाहिए आबादी के तनासुब से उतना नहीं होगा। पाकिस्तान के जो बेशतर बैंक्स हैं वो जो एडीआर जो है उसको मीट नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, द बेयर विद डॉक्टर फहद अली में आपका बहुत वार्म वेलकम। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के ऊपर। नंबर 1, आईएमएफ अप्रूवल के बाद क्या मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है। नंबर 2, पीएसएक्स की जो इस वक्त बुल राइड है ये क्यों है और कब तक चलेगी। और नंबर 3, अब हमारे बैंक्स का क्या बनेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल कि हमारा अप्रूवल हो गया है, शायद 1 बिलियन की ट्रांच भी आ चुकी है, तो वो जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी क्या वो आ गई है। हम देखते हैं कि इस वक्त जो पिड्डम के रहनुमा हैं वो हवाई चप्पे चढ़ाते फिर रहे हैं कि जीत गए, हमने कर दिखाया और अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और जो आपकी ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं कि लुट गए, बर्बाद हो गए, ये तो अभी तक नंबर्स वैसे भी नहीं हो सके जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले थे, तो अभी तो वेरी लॉन्ग वे टू गो। तो आपके इस पे क्या तासुरात हैं। देखें, एक तो आईएमएफ का जो एग्रीमेंट था वो पास हो गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के अंदर। तो एक खुशाइन बात है हमारी इकोनॉमी के अंदर। उसके अंदर जो एक अनसर्टिनिटी चल रही थी कि जी अच्छा ये एग्रीमेंट जो है पास तो हो जाना था लेकिन उसकी टाइमिंग नहीं पता चल रही थी। तो वो अनसर्टिनिटी ख़त्म हो गई है और $1 बिलियन की ट्रांच भी जिस तरह आपने कहा है वो आ गई है। तो इससे पाकिस्तान ने जो अब अगले एक साल के अंदर मज़ीद कर्जे लेने हैं उनको लेने में आसानी होगी। कोई लेंडिंग जो आपकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनसे लेंडिंग जो है वो मुमकिन हो पाएगी। एडीबी ने तो वैसे भी अनाउंस कर दिया कि जी अच्छा वो कुछ तकरीबन आई थिंक $2 बिलियन की लेंडिंग जो है वो पाकिस्तान को करेगा अगले एक साल के अंदर। तो ये एक उस तरह से खुशाइन बात है। जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो जो अचीव की थी हमने इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर वो कंटिन्यू, या उससे पहले भी जब शहबाज शरीफ की पीडीएम की पहली हुकूमत ने जब आखिरी दिन के ऊपर आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, एग्री किया था, तो उसके बाद जो टाइम गुजरा तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ये अब कंटिन्यू करेगी। सर इसके अंदर दूसरी बात ये कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस क्या हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर सुस्त रवि का ही शिकार रहेगी। वो हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि आईएमएफ की बहुत कड़ी शराइत हैं उनके ऊपर हमें अमल पैरा होना पड़ेगा। हमने एक पिछले शो के अंदर भी जिस तरह से डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल जो है वो पहले क्वार्टर में तकरीबन 200 बिलियन रुपए का हो जाएगा और उसके बाद जो है अब अगले क्वार्टर में ना सिर्फ शॉर्टफॉल को कंप्लीट करना पड़ेगा बल्कि अगले क्वार्टर का भी जो हमें टारगेट है वो भी मीट करना पड़ेगा। बल्कि अगला क्वार्टर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक जो है हमारा दूसरा क्वार्टर जो है साल का, फाइनेंशियल ईयर का, फिजिकल ईयर का हमारा दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हो गया है। तो इस क्वार्टर में हमें पिछले के शॉर्टफॉल भी मीट करना है और हमें इसके टारगेट भी अचीव करने हैं। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये टारगेट जो है वो बहुत एम्बिशियस है इस बार, तो ये अचीव करना मुश्किल होगा। तो अब इसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कट करे या फिर जो है मजीद रेवेन्यू मेजर्स लेकर आए, मजीद टैक्स मेजर्स लेकर आए जो कि जिसको हम मिनी बजट कहते हैं, ताकि इन टारगेट्स को अचीव किया जा सके। तो मेरे ख्याल में एक्सपेंडिचर कट तो हो जाएगा। वो इस तरह से होगा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हम मजीद कट कर देंगे। तो वो जब हम कट करेंगे तो जाहिर बात है उसके ऊपर डिपेंड करती है इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि करंट एक्सपेंडिचर तो जो उनके रोजमर्रा के खर्चे होते हैं सिर्फ वो पूरा करता है। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमी के अंदर नई इन्वेस्टमेंट हो रही है जो कि नई इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करती है। तो जब आप उसको कट कर देंगे तो इकोनॉमी जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाती जिस तरह से आपने प्लान किया था। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ जो है वो एक सुस्त रवि का शिकार रहेगी, उसमें स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या बाहर वालों को नहीं पता। हम अक्सर सुनते हैं, आजकल ज़्यादा सुन रहे हैं कि गल्फ से, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है। बल्कि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो आई भी है, मतलब शेल शायद ख़रीदा है एक सऊदी कंपनी ने। तो यानी कि मतलब ये अगेन पेट्रोल तो शायद एक ज़रूरत की चीज़ है तो वो शायद चलता रहेगा। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है कि बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनको ये लगता है कि वो मतलब कुछ साल पाकिस्तान स्टेबल है, वो अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट आती है, जब इन्वेस्टर आता है तो उसका टाइम होराइजन जो होता है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो ज़रा एक लॉन्गर टाइम होराइजन के ऊपर आ रहा होता है कि जी अच्छा ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये अगले 10 15 20 सालों के अंदर किस किस्म के रिटर्न्स देंगी। डिपेंडिंग करता है उस नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या है, कितनी उसका बड़ा साइज है। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि जी हमारे पास सऊदी अरब
पीएम ने कहा है कि जी सऊदी अरब जो है वो कुछ $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, बल्कि एक सऊदी अरब का एक हाई पावर डेलीगेशन जो है वो उसने अक्टूबर 9 से लेकर अक्टूबर 12 तक जो है वो विजिट करना है पाकिस्तान को, और वो उसके अंदर जो है ये डील्स वगैरह भी साइन होंगी। इसकी डिटेल्स हमारे पास सामने आई कि वो कुछ सेक्टर में कर रहे हैं कुछ, मतलब पहले से ख्याल था कि जी जो पहले से एक बात चली आ रही है कि रिकुडेक के अंदर जो है वो सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये जब डील साइंस हो जाएंगी तो उसकी तफसीलात हमारे पास सामने आ जाएंगी। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि जी $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और वो ज़रा एक लॉन्गर टाइम होराइजन के अंदर आ रही है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको आप देखते हैं कि जी अच्छा पिछले दिनों भी पीटीआई की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, उसको बहुत सख्ती से डील किया गया, ये खटपट थोड़ी सी चलती रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये सिस्टम को शायद डिस्टेबलाइज करने में नहीं कामयाब हुई। गवर्नमेंट जो है वो ये कंटिन्यू करेगी इन द शॉर्ट टर्म एज वेल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है हमने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से ये सुन रखा है कि जो स्टॉक मार्केट होती है वो कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमी का, लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बुल राइड चल रही है पीएसएक्स में। और पीएसएक्स के बारे में तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने पिछले कुछ अरसे में रिटर्न्स दिए हैं वो अमेरिका ने भी नहीं दिए। तो ये क्यों है और ये कितना अरसा ऐसे चलने का इम्कान है? देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो जो वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन द इमर्जिंग मार्केट्स कैटेगरी, इफ इट इज़ नॉट दी बेस्ट। तो उसमें कुछ एक रीसेंट एनालिसिस के मुताबिक, तज्ज़िये के मुताबिक, उसके रिटर्न्स जो हैं वो यूएस स्टॉक मार्केट से भी और बल्कि बॉम्बे स्टॉक मार्केट से भी बेहतर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इसमें जो अभी जो बुल रन है, अगर आप देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जी अच्छा, एक तो ये कि जब इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बहुत ड्रास्टिकली कट हुए हैं सिंस जून, तो मतलब उसमें तो 450 बेसिस पॉइंट की कट आया है। तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट बहुत पहले हाई थे, तो इन्वेस्टर्स जो थे वो प्रेफर कर रहे थे कि जी वो बैंकों के अंदर पैसा रखें, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न जो था वो बहुत साइजेबल था, और या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो रिटर्न है वो बहुत साइजेबल है। लेकिन ये चूंकि इंटरेस्ट रेट कम आ रहे हैं, और आगे आने वाली इंडिकेशन भी ऐसी ही है कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम ही होंगे। मसलन पिछले दोनों जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कराची के अंदर बिजनेस कम्युनिटी से मिले भी हैं, और वो वाइडली रिपोर्ट भी हुआ है मीडिया के अंदर और ट्विटर के अंदर कि वहाँ पे उन्होंने जो खबर लोगों को दी है वो ये कि जी अच्छा, अगले साल तक जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो जाहिर बात है, बैंकों में पैसा रखना, जब आप इस तरह की कमिटमेंट जो है, इस तरह की न्यूज़ जो है या इस तरह की अनाउंसमेंट जो है एक हाई पावर्ड ऑफिशियल की तरफ से आती है, तो इसका मतलब यही होता है कि जी अच्छा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो किस डायरेक्शन में आगे जाने वाली है। तो इसमें चूंकि बैंक्स के अंदर पैसा रखना जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा बैंकों से निकाल के वो स्टॉक मार्केट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक बुल रन जो है उसकी वजह यह है कि जो एक अनसर्टनिटी, मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टनिटी थी, वो ख़त्म हो गई है, आईएमएफ से डील साइन हो गई है, तो वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी आ गई है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, वहाँ से रिटर्न्स कम हो रहे हैं, तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ पैसा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि पाकिस्तान में ये जो पब्लिक लिस्टेड कंपनियां हैं, ये क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा आ ज़्यादा रहा है इसलिए शेयर प्राइस भी ऊपर जा रही है। हाँ, ये एक वजह हो सकती है कि जी अच्छा ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि सारी कंपनियां जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करें। पाकिस्तान के जो कुछ सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, बैंकिंग सेक्टर है जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सीमेंट सेक्टर है जिसके अंदर कम वेरिएशन रही है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर की परफॉर्मेंस ठीक रही है। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जी अच्छा यहाँ पे बिल्कुल भी उसका ताल्लुक जो है वो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो रियल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है कमोडिटीज़ की और सर्विसेज की, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो होता है, लेकिन अभी हम ये देख सकते हैं कि जी आप इमीडिएट फ्यूचर के, आजकल के कुछ दिनों के अंदर जो आप ये देख लें, या कुछ महीनों के ऊपर जो आप एक इंक्रीज एक्टिविटीज देखते हैं, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जी अच्छा, इन्वेस्टर्स ने बैंक से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जी स्टेबिलिटी तो एक आ जाएगी या आ गई है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ रेट जितना होना चाहिए आबादी के तनासुब से उतना नहीं होगा। तो अगर उतना नहीं होगा तो अगेन इसका मतलब है कि कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा कुछ कमा नहीं रही। तो फिर ये जो स्टॉक मार्केट की इस तरह से एक वो बुल रन है,
ये आपको हिंडर होता नजर आता है, या अभी हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इतनी अंडर वैल्यूड है कि अभी ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए ये अब मसला है कि लोग तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस करते हैं कि जी अच्छा कोई अगले 3 साल के अंदर ये इंडेक्स जो है वो 1 लाख तक पहुंच जाएगा। हमें नहीं मालूम कि ऐसा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि जी अच्छा ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी हालांकि थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी पीटीआई की तरफ से एहतजाज वगैरह और ये अनसर्टनिटी रहती है कि जी अच्छा बहुत सारे उसके हमारे पास जो एनालिस्ट हैं वो भी हर वक्त इसी बात पे लगे रहते हैं कि आया हुकूमत जो है वो 26वीं तरमीम कामयाब करने में पास करने में कामयाब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर नहीं वो हो पाती तो इसका क्या मतलब है कि हुकूमत जा रही है कि नहीं जा रही। आई थिंक ये बहुत सारे सवालात हैं, ये खामखा की एक अनसर्टनिटी को जनरेट करते हैं। मतलब ये एन मुमकिन है कि हुकूमत जो है वो 26वीं तरमीम जो है वो पास ना करा पाए, लेकिन वो हुकूमत जाए भी ना। जाए भी ना और वो कंटिन्यू करती रहे और ये मामला कुछ इसी तरह स्टेबलाइज हो जाए। तो ये मसला सारा ये कि ये लेकिन एक पॉलिटिकल क्लाइमेट के अंदर जो अनसर्टनिटी है कि जी अच्छा आया इमरान खान पीटीआई के साथ जो है वो डील होगी कि नहीं होगी, और आया जो है वो वहाँ पे जो उनके प्रोटेस्ट जो हैं वो जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर भी। अगर तो ये किसी ऐसे नहज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपस में बहुत लड़ाई हो रही है, कोई इट कुत्ते का वैर पै गया है, तो फिर तो जाहिर बात है कि वो रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको नजर आ जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में मैं जहां इकोनॉमी की सुस्त रवि की बात करता हूँ, ग्रोथ की बात करता हूँ, तो हम इसको बात करेंगे 2.5-3% के ऊपर या 3.5% के ऊपर तक, इसके दरमियान जो है ना रेंज जो है 2.5 से 3.5% ये ग्रोथ रहेगी। ठीक है, इससे शायद आगे जाना जो है वो मुश्किल, अगर हम कहें कि 4, 4.5 या इवन 5% तक भी जाना जो है ये मुश्किल होगा। तो 2.5-3.5% तक की ग्रोथ आ जाएगी मेरे ख्याल में, और उसमें ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी जिस तरह से अभी चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि बार-बार आपने इसका ज़िक्र किया कि जी पैसे यहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि बैंक्स में से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट गिर रहा है। सो नंबर 1 तो बैंक्स में जब इंटरेस्ट गिरेगा, तो बैंक्स का क्या बनेगा? उनका तो स्टॉक गिरेगा, उनका तो स्टॉक अब जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ सालों में ऊपर गए हैं, वो शायद नहीं जा सकता। और दूसरा ये कि एक अब पाकिस्तान ने एडीआर नाम की एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है बेसिकली, शायद पहले यहाँ पर इन प्लेस नहीं थी सरकार ने, कि जिसके मुताबिक अब बैंकों को एक मखसूस अपने डिपॉजिट्स के अगेंस्ट आगे लेंडर्स को देना है, तो बोरोअर्स को बेसिकली लेंड करना है। तो ये इससे बैंक्स की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए एक तो ये बात है कि बैंक्स जो है ना, देखें ये यकीनन हो सकता है कि बैंक्स जो हैं वो उनके जो मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन जो है उनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो जाए इंटरेस्ट रेट के फॉल करने की वजह से। वो बहुत ज़्यादा भी रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत अरसे तक बहुत ज़्यादा हाई रहे थे। ठीक है, और चूंकि बैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को लेंड करते हैं, बल्कि अपना बेशतर पैसा जो है वो गवर्नमेंट के अंदर ही लेंड कर लेते हैं। अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके एसेट्स देखें तो तकरीबन पूरे बैंकिंग सेक्टर के तकरीबन ये कोई क्लोज टू 60%, ये 57 से 60% के दरमियान, मैंने कुछ अर्सा हो गया कि वो उसको चेक किए हुए, तो मैंने आखिरी दफ़ा जब चेक किया था कुछ 57.5% तकरीबन एसेट्स जो थे ये इन्होंने गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स के लिए। तो बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को लैंड नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं कि जी गवर्नमेंट अगर पैसे मांग रही है तो गवर्नमेंट ही को लैंड करते हैं। ठीक है, तो वो, और गवर्नमेंट जो थी उसकी ज़रूरत भी थी और वो उसकी ज़रूरत होती भी है, तो वो मुसलसल पैसे बोरो करती रहती है। अभी पिछले कुछ अरसे में एक जो ट्रेजरी बिल ऑक्शन हुई है उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो, अच्छा ये होता ये है कि जी ये गवर्नमेंट ने जब अपने पैसा रेज करना होता है कमर्शियल मार्केट से, कमर्शियल बैंक से, तो वो क्या कहते हैं अपने ट्रेजरी बिल्स की ऑक्शन करती है। वो ऑक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू होती है, और उसके अंदर जो है बैंक्स जो हैं वो ऑफर करते हैं पैसा के दिए, हम आपको इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, और फिर गवर्नमेंट ने उन बिड्स को जो है वो एक्सेप्ट करना होता है, रिजेक्ट करना होता है। जो आखिरी ऑप्शन हुई थी उसके अंदर या उससे पहले वाली ऑप्शन, गवर्नमेंट ने सारी जो बिड्स थी वो रिजेक्ट कर दी थी। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट को, क्योंकि जो जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक्स पैसा
लैंड करने के लिए तैयार थे, गवर्नमेंट को वो इंटरेस्ट रेट पसंद नहीं आया। तो इससे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये भी गई कि गवर्नमेंट जो है इन द शॉर्ट टू मीडियम रन ये देखती है कि जी इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल करेंगे, तो उसको इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये पैसा उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तब हम पैसा ज्यादा उठाएंगे। तो गवर्नमेंट को, जो बैंक्स को अगर लैंड करना है पैसे गवर्नमेंट को, तो उनको अपने जो ऑफर्स हैं जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए तैयार हैं, उनको नीचे की तरफ लेकर आना पड़ेगा। तो एक तो बैंक की हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये नहीं है कि वो लॉस मेकिंग एंटिटीज बन जाएंगे, वो प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन वो उस लेवल के नहीं बनाएंगे जिस लेवल के वो पिछले कुछ अरसे में बनाते रहे हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने एडीआर का जिक्र किया, जिस पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम है एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, एडीआर उसको कहते हैं। ये 2022 के अंदर एक हुकूमत ने एक टैक्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जो टैक्सेस हैं उसके अंदर एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई थी, एक लॉ इंट्रोड्यूस कराया था जो ये कहता था कि अगर आपकी एडीआर जो है एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, यानी कि आपने जो जितने आपके डिपॉजिट्स हैं उसके मुकाबले में आपके जो एडवांसेस हैं उसकी जो रेशो है वो 50% होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 100 रुपया क्या कहते हैं डिपॉजिट में लिया है, तो आपको 50 रुपए लैंड करने हैं, ठीक है। तो आपकी जो एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो है वो 50% के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी सादी सी बात है। इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये बैंक्स की एडीआर जो है ये तकरीबन 50% होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो हम इनको जिन बैंक्स की एडीआर 50% नहीं होगी तो उसके ऊपर हम उनको इंक्रीमेंटल टैक्सेस उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ये कोई इंक्रीमेंटल टैक्स था, कोई 15% उनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट इनकम्स के ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब गवर्नमेंट, वो जाहिर बात है कि बैंक्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो ये टैक्स ना दें, क्योंकि उनके प्रॉफिट, जाहिर बात है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाएगा। तो ये जो अभी जो एनालिसिस है वो ये है कि इंडस्ट्री जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है, उसके अंदर एडीआर है तकरीबन 40%, 39 to 40% के दरमियान, ये कुछ 40% के करीब एडीआर, यानी कि उनको तकरीबन 10% और लैंड करना है अपने डिपॉजिट के मुकाबले में, ताकि वो 50% को। अच्छा, ये कोई छोटी फिगर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जुलाई 1 से लेके दिसंबर 31 तक, इस पीरियड के अंदर, ये कैलेंडर ईयर के अंदर ये अप्लाई होता है लॉ जो है। तो ये इस पीरियड के अंदर 6 महीने के अंदर बैंक्स को तकरीबन 3.4 ट्रिलियन रुपए जो हैं, 3.4 खरब रुपए जो हैं, वो एडवांस करने हैं अपने डिपॉजिट की बेसिस के ऊपर, ताकि वो इस 50% को। अब ये बहुत बड़ी नंबर है। इसका मतलब है कि ये पिछले साल से कोई 29% ज्यादा लेंडिंग इनको करनी पड़ेगी ताकि वो इस टारगेट को मीट कर पाए। अब होगा ये कि इसकी दो सूरत हाल है, दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो ये कि बैंक्स जो है वो बाकी ये पैसा लैंड कर दें, ठीक है, तो इसके अंदर वो एडवांस टू एडीआर जो है, एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो जो है 50% के ऊपर मीट कर जाएंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बैंक्स जो है अपने डिपॉजिट्स कम कर दें कैलेंडर ईयर के आखिर तक और थोड़ी सी लैंडिंग बढ़ा दें। तो इसका मिक्सचर करके मेरे ख्याल में जो दूसरी जो सिचुएशन है वो लाइकली है, बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट रिट्रैक्शन या अपने डिपॉजिट जो हैं वो थोड़े से कम करेंगे और लैंडिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है। बल्कि आजकल तो यह है कि लैंडिंग तो वो इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर को जब वो लैंडिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो ये बात भी चल रही है कि वो बहुत ही कंसेशनल रेट्स के ऊपर लैंड कर रहे हैं। मतलब काइबोर -9 to 11% के ऊपर रेट जो है जिसके ऊपर वो लैंड कर रहे हैं। तो काइबोर 1 ईयर का काइबोर जो है वो है तकरीबन 14%। तो -9 to 11% का मतलब है कि वो 3 से 5% के दरमियान जो है वो लैंडिंग हो रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंसेशनल रेट है, गिवन के जी आपका जो डिस्काउंट रेट है वो तकरीबन कोई 17.5% है। ये जो लैंडिंग है ये क्या कहते हैं, ये सिर्फ इसीलिए हो रही है ताकि आप इतने डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर, इतने कंसेशनल रेट्स के ऊपर, ताकि अपने एडीआर के टारगेट्स मीट कर सकें। अच्छा, इसमें आखिरी जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो पाकिस्तान के जो बेशतर बैंक्स हैं वो जो एडीआर जो है उसको मीट नहीं कर पाते। वो उसमें कुछ 3 बैंक्स हैं जो एटलीस्ट जो पब्लिकली लिस्टेड बैंक्स हैं, उसमें 3 बैंक्स ऐसे हैं जो कि इस एडीआर को 50% को मीट कर पा रहे हैं, और बाकी बैंक्स जो हैं वो नहीं मीट कर पा रहे। तो उनको जो बाकी बैंकिंग सेक्टर के बैंक्स हैं जो ये नहीं रेशो, उनको ऊपर प्रेशर होगा कि वो दिसंबर तक अपनी लेंडिंग को बढ़ा सकें, डिपॉजिट थोड़े से कम कर सकें, ताकि उसको मीट करके वो इंक्रीमेंटल टैक्स को अवॉइड कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मतलब जाहिर है वो हमारी ऑफ कैमरा जो बात हो रही थी कि ये फोकस कर रहे हैं कि जो कमर्शियल लोन्स पे ज़्यादा
लेकिन अगर हाउस लोन्स वगैरह को मतलब जो आम लोग हैं उनको भी दिए जाएं, जाहिर है उनको इतने पैसे नहीं चाहिए होते, उनको अरबों खरबों नहीं चाहिए होते, लेकिन एक दौर हमने देखा था कि 15-15 लाख की गाड़ी लीज कराने के लिए हर बैंक के पास पता नहीं कितने लोग होते थे। तो अगर उसको इनकरेज किया जाए, क्योंकि अब जब किसी शख्स को अपने लिए चाहिए होता है लोन, तो बैंक्स तो नाक से लकीरें निकलवा देते हैं। तो अगेन अगर हम ये देखें कि इंडस्ट्री के बजाय इधर फोकस हो, अमेरिका में हम जिस तरह देखते हैं लोग मॉर्गेज पे घर लेते हैं, हर चीज़ उनकी मॉर्गेज पे होती है, ये कभी ट्रेंड पाकिस्तान में नहीं आ सकता? देखिए, एक तो पाकिस्तान के अंदर मसला सारा ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना उनके अंदर इवन ऑन लॉन्ग फ्लक्चुएट बहुत करता है। फ्लक्चुएशन बहुत होती है, लॉन्ग टर्म में भी फ्लक्चुएशन बहुत होती है, तो वो उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी बहुत आ जाती है, यानी कि बर्डन जो होता है वो फिर, और चूंकि ये फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर नहीं होते, ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर होते हैं, यानी कि जैसे जैसे डिस्काउंट रेट चेंज करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसी तरह से काइबोर चेंज करेगा, उसी तरह से जो लोन्स दिए जाते हैं होम फाइनेंसिंग के लिए या कार फाइनेंसिंग के लिए या किसी और फाइनेंसिंग के लिए, कंजम्पशन फाइनेंसिंग के लिए, ये इनके भी इंटरेस्ट रेट चेंज कर जाते हैं, तो उससे जो बर्डन ऑफ रीपेमेंट है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो जो बर्डन है बोरोवर के ऊपर वो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, बैंक्स, ये हम ये अगर आप थ्योरेटिकली बात करेंगे जी, हाँ, या टेक्निकली देखें तो हाँ, ये एक एवेन्यू हो सकता है कि जिसके अंदर बैंक्स जो हैं वो इस तरह के कंज्यूमर लोन्स जो हैं वो कंसेशनल रेट्स के ऊपर देने के लिए तैयार, लेकिन एक तो बात ये कि जी ये बहुत टेम्परेरी फिनोमिना है, मतलब ये इन द सेंस कि जी ये दिसंबर की एक डेडलाइन है जिसके अंदर बैंक्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कंसेशनल लोन्स दें, तो इसके अंदर वो टारगेट उनका जो होगा वो यही होगा कि जो बड़ी कंपनीज वगैरह जो है, प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट का जो एंटरप्राइजेस हैं, अगर वो लोन्स लेना चाह रही हैं, जिस तरह कि वो और रेगुलरली वो लेते भी हैं, तो उनको अट्रैक्ट किया जा सके कि उनको कंसेशनल टर्म्स के ऊपर इस टाइम पीरियड के अंदर लोन्स देते हैं। ठीक है, इनके लिए जो असल में कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरफ लोन्स होते हैं ना, वो इनके लिए थोड़ा सा रिस्की बिजनेस होता है, मतलब उसके अंदर अगर फर्ज करें, क्योंकि अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स हैं और ये अगर फर्ज करें दिसंबर तक मीट भी कर जाते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, अभी अगर कंसेशनल के ऊपर मिल जाता है और दिसंबर के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और अगर वो कंज्यूमर जो है उसको रीपे नहीं कर पाता, तो उनका डिफॉल्ट रेट जो रहता है वो बढ़ जाने का खतरा होता है। तो बैंक्स जो होते हैं उसके अंदर जो है वो बैंक्स को शायद ओवरऑल इतना नुकसान ना होता हो, लेकिन उनके लिए जो एक काम जो होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फिर जो होता है उसको एसेट, उसको चेस करना, एक तो कंज्यूमर को कि जी अच्छा जो डिफॉल्टर है उसको चेस करना, उसकी एक कॉस्ट है, फिर उसकी एसेट को एक्वायर करना, उसकी कॉस्ट है, अब वो एसेट अगर आपने एक्वायर कर लिया तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उसकी एक कॉस्ट है। तो बैंक्स जो है यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जी अच्छा कंज्यूमर फाइनेंस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ना जाए। कुछ बैंक्स होते हैं, आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर ओवरऑल आपको ये पिक्चर मिलती है कि कुछ बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ बैंक्स हैं जो कि कंज्यूमर फाइनेंस जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है वो कंज्यूमर फाइनेंस जो है उसके अंदर कोई बहुत बड़ा आइटम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतनी अपडेट्स काफ़ी हैं और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे मज़ीद अपडेट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपको ये शो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और पेट्रन तो आप इन एनी केस बन ही सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।